नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्वेलरी ब्रांड के बारे में जिसमें हमारे चहेते बच्चन परिवार हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। इसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन जी, ये सब इसमें एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह है। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अकॉर्डिंग टू स्टेट मार्केटिंग करने के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर को चूज कर रखा है। और आज हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में इन्होंने अपना DHRP फाइल कर लिया था सेबी के पास। उसके अकॉर्डिंग शायद इस महीने या अगले महीने में इसका IPO आने वाला है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि इस IPO की अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। हम सिर्फ इस IPO का प्री एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पर आपको IPO आने से पहले कंपनी की पूरी डिटेल और फाइनेंशियल्स के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए, इस IPO को मैंने समझने के लिए कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। वो पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जैसे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं, IPO की क्या डिटेल्स अवेलेबल है, और लास्ट में कंक्लूजन यानी मेरा क्या ओपिनियन बनता है अब तक इस IPO को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कंपनी की क्या प्रोफाइल है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए कि 2012 में PC ज्वेलर्स का जो प्योर ज्वेलरी बिजनेस है उसका IPO आया था। उसके बाद उसके जैसी प्योर बिजनेस वाली दूसरी कंपनी का IPO 2021 में शायद आ सकता है। तो 8-9 साल के गैप के बाद कोई प्योर ज्वेलरी बिजनेस की कंपनी का IPO आने वाला है। जी हाँ, ये IPO कल्याण ज्वेलर्स का ही है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। 1993 में कंपनी का पहला शोरूम केरल में स्टार्ट किया गया था, जो शोरूम के आज काउंटिंग बढ़कर 137 शोरूम यानी 137 शोरूम इनके हो चुके हैं, जिसमें से 107 तो इंडिया में है और 30 मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में इनके शोरूम होने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके जो ब्रांड हैं उसके कस्टमर फॉरेन के भी हैं। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब एक ट्रेडिशनल अप्रोच को खत्म करके एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट को ये लेकर आए थे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था? ट्रेडिशनली कस्टमर क्या करता है, सिर्फ गोल्ड के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वजन के अनुसार पेमेंट कर कर गोल्ड को खरीदता था। जबकि इनके आने के बाद इन्होंने कस्टमर को प्योरिटी और मेकिंग चार्जेस और ब्रांडिंग के बारे में अवेयर कराना स्टार्ट कर दिया। इनकी अवेयरनेस के बाद से कस्टमर इतना समझदार हो गया कि उसे यह ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद आई और उन्होंने इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को अपना लिया। शुरुआत में काफी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा। कुछ कॉम्पिटिटर हैं और मेकर्स हैं जो इनके अगेंस्ट हो गए, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ गए कि इनके आने के बाद से इंडस्ट्री को एक नया डेवलपमेंट मिला है जो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। कल्याण रमन जी ने पूरी इंडस्ट्री को इस तरह से चेंज कर दिया जिसकी वजह से आज इतनी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब बात करते हैं हम कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसकी कुछ डिटेल स्क्रीन पर आ रही होगी। किस किस कैटेगरी में कितना कितना % कंपनी शेयर रखती है, ये डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। 1993 में एक शोरूम से स्टार्टिंग कर आज 137 शोरूम तक कंपनी पहुंच गई है। जो कंपनी की मेजर ग्रोथ है वो रिसेंट लास्ट 5 इयर्स में हुई है। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि एक डिटेल के अनुसार 2015 में कंपनी के सिर्फ 77 शोरूम थे जो आज 137 हो गए हैं। तो जो ग्रोथ है वो कंपनी को इन लास्ट 5 सालों में देखने को मिली है। ये जो डेटा है ये 30 जून 2020 तक का अपडेटेड है। कंपनी की एक खास बात और है कि कंपनी अपनी स्टेट और एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड एम्बेसडर को चूज करती है, जिससे कस्टमर का अट्रैक्शन पॉइंट काफी देखने को मिलता है। क्योंकि कस्टमर अपने पसंदीदा व्यक्ति को अगर एडवर्टीजमेंट में देखते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब आपको स्क्रीन पर कंपनी के मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20 3 साल के फाइनेंशियल्स दे रखे हैं। इन तीनों फाइनेंशियल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कंपनी के एसेट्स, कंपनी की रेवेन्यू, कंपनी के एक्सपेंडिचर और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बता रखा है।
अगर आप 18 से 19 देखें तो कंपनी की एसेट्स भी डिक्रीज हुई है, साथ में कंपनी का रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है और कॉरस्पॉन्डिंग कंपनी के एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुए हैं और कंपनी का जो पैट है वो प्रॉफिट से लॉस की ओर कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स 18 से 90 अगर कंपैरिजन करें तो वो कंपनी के लिए इतना अच्छा कंपैरिजन नहीं है क्योंकि वो साल काफी बुरा रहा है। 19 से 20 अगर हम कंपैरिजन करें तो 19 से 20 में स्लाइटली कंपनी को थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है, थोड़ी पोजीशन को कंपनी ने बेटर किया है, एसेट्स थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं और कंपनी का जो पैट है वो पहले लॉस में था वो अब प्रॉफिट में आ गया है। तो नेट अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स उतना अट्रैक्टिव नहीं है कि कोई इन्वेस्टर इनको देख के इन्वेस्ट कर ले। और अभी हमारे पास सितंबर 20 का डेटा नहीं है, उसके आने के बाद थोड़ी पोजीशन और क्लियर हमें समझ में आएगी। बट हाँ, एक चीज इसके साथ जो बहुत बड़ी है वो इसकी ब्रांड इमेज और कस्टमर का ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं इसके जो पीर कंपैरिजन शेयर्स हैं, जो लिस्टेड शेयर्स हैं उनकी, जिसमें एक ही शेयर्स लिस्टेड है जो सेम इस तरह के बिजनेस का है, वो है टाइटन। टाइटन के साथ इसका कंपैरिजन करने पे हमें एक चीज समझ में आती है कि टाइटन लिस्टेड है और ये टाइटन के आगे अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइटन जितने रेवेन्यू इसके नहीं है, टाइटन जितना अर्निंग पर शेयर भी इसका नहीं है और न ही टाइटन जितनी रिटर्न्स। मींस कंपनी अगर अपने शेयर को आईपीओ में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते समय डिस्काउंटेड प्राइस पे इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है तब तो शायद ये आईपीओ अट्रैक्टिव हो सकता है, पर हाल फिलहाल जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको देखकर तो नहीं लगता कि ये आईपीओ कुछ अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल के बारे में। आईपीओ डिटेल में अभी जितनी जानकारी हमारे पास है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ का साइज 1750 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से 1000 करोड़ तो फ्रेश इक्विटी इशू है, जबकि 750 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए कलेक्शन करने वाले हैं। ऑफर फॉर सेल में 750 करोड़ में से 250 करोड़ तो टीएस कल्याण रामानवन जी के हैं जो अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को सेल कर रहे हैं, और बचे हुए 500 करोड़ वॉरबर्ग पिंकस, काफी नामी व्यक्ति हैं, इनके पास शेयर होल्डिंग है। अगर आप लोगों ने इनका नाम सुन रखा होगा तो इससे पहले भी एक आईपीओ आया था एसबीआई कार्ड, वहां पर भी इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल करके आईपीओ के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया था। तो इस तरह से 750 करोड़ का क्या आएगा ऑफर फॉर सेल। अब बात आती है सबसे आखिरी पॉइंट की, और वो है मेरा ओपिनियन क्या है। तो अब तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से कंपनी के ब्रांड इमेज काफी अच्छी है, कंपनी पर कस्टमर्स का ट्रस्ट काफी अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल एवरेज हैं इतने अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी का अभी किसी लिस्टेड शेयर से कंपैरिजन करना सही नहीं है क्योंकि कंपनी का अभी प्राइस आया नहीं है। एक बार कंपनी का प्राइस, कंपनी का वैल्यूएशन आ जाए, अगर ये प्राइस इन सब फैक्टर्स को डिस्काउंट करके आता है तो शायद हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन हम ऑफिशियल प्राइस और ऑफिशियल वैल्यूएशन के बाद ही ले पाएंगे। तो जैसे ही इसकी बाकी डिटेल्स आएंगी जिसमें कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी का प्राइस बता रखा होगा, मैं एक बार फिर एक छोटे से अपडेट के साथ आपसे मिलूंगा और वहां हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे अगली बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।